So very good afternoon everyone. यूनिट 2 स्टेरिलाइजेशन में हम लोग फिजिकल मेथड्स की बात कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन की बात कर चुके हैं और आज हम केमिकल मेथड्स का सेकेंड लेक्चर ले रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ में जो पिछला पढ़ाया था वो भी रिपीट कर देता हूँ। तो केमिकल मेथड्स में सबसे पहले तो एक डेफिनेशन बनाई गई थी आर्बिट्ररी कि प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल एंटीसेप्टिक या डिसइंफेक्टेंट क्या होना चाहिए। तो पहली चीज तो उसमें कि उसकी स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी वाइड होनी चाहिए, यानी कि चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, चाहे फंगाई हो, चाहे पैरासाइट्स, प्रोटोजोआ हो, वो हर एक के लिए काम करे। बैक्टीरिया में खास करके बोथ वेजिटेटिव और स्पोर फॉर्म सब पे काम करे। दूसरा, उसकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत हाई होनी चाहिए और ऑनसेट ऑफ एक्शन तुरंत शुरू होना चाहिए। तीसरा, इट शुड बी स्टेबल बोथ इन एल्कलाइन एंड एसिडिक पीएच। चौथा, इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर यानी प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन, फैट एटसेट्रा। अगर आप फिजिकली बात करें ऑर्गेनिक मैटर की, तो ऑर्गेनिक मैटर हुआ आपका जैसे फीसेस, वॉमिटस, पस, तो ये सब में ऑर्गेनिक मैटर भी होता है। तो ये हमेशा हिंड्रेंस कॉज करता है फॉर बेटर एक्टिविटी ऑफ डिसइंफेक्टेंट। उसकी पेनिट्रेशन पावर कम हो जाती है, उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है, उसका जो डाइल्यूशन होता है वो और बढ़ जाता है। तो ऐसा डिसइंफेक्टेंट हो जो अच्छे से काम करे इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ऑल्सो। तीसरा, इट डज नॉट करोड मेटल, क्योंकि ये जो डिसइंफेक्टेंट है ये केमिकल है, तो हर केमिकल की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होती है। जो जनरली यूज केमिकल्स है वो देखा गया है कि बहुत कोरोडिंग होते हैं, कोरोजन कॉज करते हैं। जो आपके सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो दरवाजे होते हैं स्टेनलेस स्टील के, तो उन सब में जंग लगने का ज्यादा खतरा रहता है। इसलिए ऐसा डिसइंफेक्टेंट हो जो कि कोरोड भी ना करे मेटल। इट शुड बी कंपैटिबल विद अदर डिसइंफेक्टेंट्स, यानी कि और डिसइंफेक्टेंट्स इसके साथ साथ हम अगर इस्तेमाल करें तो ऐसा ना हो कि वो उसकी जो एक्शन है उसको कम कर दे, उसकी इफेक्टिविटी को कम कर दे, या अपनी इफेक्टिविटी कम हो जाए। तो वो वैसे ही काम करे अगर वो दूसरे के साथ ऐड किया गया है, तो ऐसा ही आइडियल डिसइंफेक्टेंट होगा। इट डज नॉट कॉज लोकल इरिटेशन। कई बार क्या होता है डिसइंफेक्टेंट की यूजिंग में हमारी स्किन होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, आईज वगैरह में, लिप्स वगैरह में, तो गलती से अगर छू जाता है तो ऐसा कोई इरिटेशन ना करे वो। और लास्ट, इट शुड बी नॉन टॉक्सिक। गलती से भी अगर ये डिसइंफेक्टेंट शरीर के अंदर पहुंच जाए तो ये हानिकारक ना हो, जहरीला ना हो। तो ये सारी प्रॉपर्टीज जिस डिसइंफेक्टेंट में हो उसको बोलेंगे आइडियल डिसइंफेक्टेंट। लेकिन एंड इट शुड बी सेफ, इजी टू यूज, इजिली अवेलेबल एंड इट शुड बी चीप, यानी बहुत ही सस्ता हो जिससे ज्यादा से ज्यादा जनता उसका इस्तेमाल कर सके, आसानी से मिल जाए, बहुत ज्यादा डाइल्यूशन फैक्टर भी ना हो और सेफ हो यूज करने में। तो ये सारी प्रॉपर्टीज अगर किसी डिसइंफेक्टेंट में होंगी उसको आइडियल डिसइंफेक्टेंट बोला जाएगा। लेकिन दुर्भाग्यवश अभी तक ऐसा कोई डिसइंफेक्टेंट नहीं मिला है जिसपे ये सारी प्रॉपर्टीज हों। अगर उसका इफेक्टिविटी अच्छी है तो हो सकता है वो कोरोसिव हो, या हो सकता है वो म्यूटाजेनेसिस, कैंसर कॉजिंग हो, या वो बहुत इरिटेशन करता हो, या वो बहुत कॉस्टली हो, अनसेफ हो। तो सारी प्रॉपर्टीज एक साथ एक डिसइंफेक्टेंट पे मिलना बहुत मुश्किल है, अभी तक नहीं मिलती हैं। तो क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं पोटेंसी ऑफ डिसइंफेक्टेंट की, डिसइंफेक्टेंट अच्छे से काम करेगा कि नहीं। तो अगर हम बात करें कंसंट्रेशन, उसका कंसंट्रेशन कितना है, उसको डाइल्यूट करने की कितनी जरूरत पड़ेगी, उसका टाइम ऑफ एक्शन, कोई भी केमिकल होता है तो उसकी शेल्फ लाइफ होती है, वो कितनी देर में काम करेगा, उसका पीएच, वो एसिडिक है या बेसिक है। कई बार ऐसा होता है डिफरेंट पीएच पे केमिकल्स काम नहीं कर पाते हैं। नेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिस भी हम एरिया या आर्टिकल या इंस्ट्रूमेंट को डिसइंफेक्ट कर रहे हैं उसमें कौन सा ऑर्गेनिज्म है। ऐसा तो नहीं कि कोई स्पोर फॉर्मिंग ऑर्गेनिज्म हो तो लो लेवल अगर उसकी इफेक्टिविटी उतनी नहीं है तो वो उसको डिसइंफेक्ट नहीं कर पाएगा। तो इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑल्सो कि वो कैसा होगा। इट डज नॉट करोड मेटल्स,
प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। जैसे आप देखिए वॉमिटस है तो वॉमिटिंग में कम ऑर्गेनिक मैटर होता है, फीसेस में ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होता है, इसीलिए आपको हमेशा फीसेस जहां पे भी डिसइंफेक्ट करनी हो तो आपको ज्यादा कंसंट्रेशन इस्तेमाल करनी पड़ेगी डिसइंफेक्टेंट की। इसी को ध्यान में रख के डिसइंफेक्टेंट्स को ब्रॉडली 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट, इंटरमीडिएट लेवल डिसइंफेक्टेंट एंड लो लेवल डिसइंफेक्टेंट। अगर हम हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट की बात करें तो इसकी इफेक्टिवनेस, क्योंकि ये हाई बोला गया है, सबसे टॉप लेवल का है, तो स्टेरिलाइजेशन के बराबर ही इसकी इफेक्टिवनेस होनी चाहिए। ऐसे डिसइंफेक्टेंट बहुत ही टेक्निकल कहें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसीजर्स होते हैं उसमें इस्तेमाल होता है, जैसे कि सर्टेन टाइप्स ऑफ एंडोस्कोप जिनको हम ऑटोक्लेव नहीं कर सकते, हीट से नहीं पास कर सकते, हॉट एयर ओवन में नहीं यूज कर सकते हैं, सिस्टोस्कोप हो गए, कई सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, प्लास्टिक के कंपोनेंट्स हो गए जो कि हीट को टॉलरेट नहीं करते, उन इंस्ट्रूमेंट्स को हमें, और वो इन्वेड कर रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, जैसे एंडोस्कोप है, सिस्टोस्कोप है, वो हमारे शरीर के अंदर जा रहा है, ये नहीं कि खाली स्किन पे हो, तो उसको स्टेराइल होना बहुत जरूरी है। और क्योंकि वो तापमान में खराब होने के चांसेस होते हैं, तो ऐसा हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट हो जो स्पोर को भी मार सके और वेजिटेटिव फॉर्म को भी मार सके, ऐसे को हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट बोलते हैं। और इसके जो एग्जाम्पल है हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट्स के, वो है ग्लूटाराल्डिहाइड, ऑर्थोएल्डिहाइड, पैरा एसिटिक एसिड, क्लोरीन कंपाउंड्स, और इसमें एक और मेंशन कर लीजिए हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो इनको हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट की संज्ञा दी गई है बिकॉज दे आर इक्विवेलेंट टू स्टेरिलाइजेशन। फिर आते हैं इंटरमीडिएट, ना बहुत कम ना बहुत ज्यादा, बीच का, यानी दे मे नॉट बी इफेक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरियल स्पोर्स, है ना, तो दे आर इंटरमीडिएट लेवल। और वो कैसे चीजों में इस्तेमाल किया जा सकता है, जो एंटर तो हो रहे हैं लेकिन वो इतना सीरियस एलिमेंट कॉज नहीं करेंगे अगर कंटेमिनेटेड हों भी, तो जैसे कि लैरिंगोस्कोप, फाइबर ऑप्टिक एंडोस्कोप। इन इंस्ट्रूमेंट्स में कंटेमिनेशन विद स्पोर्स और हाईली रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म जो होता है वो बहुत अनलाइकली होता है कि इसमें वो कंटेमिनेट कर सके। एग्जाम्पल्स, अल्कोहल जिसमें से आपका इथाइल अल्कोहल मोर देन 70%, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आयोडोफोर्स जो हम बीटाडीन बोलते हैं, फिनोलिक कंपाउंड, कार्बोलिक एसिड जिसको लेमैन टर्म में हम फिनाइल का नाम देते हैं, ये सब इंटरमीडिएट लेवल डिसइंफेक्टेंट्स कहलाते हैं, क्योंकि नॉट नेसेसरली दे विल किल स्पोर्स, दे विल किल बैक्टीरिया। फिर आ जाइए लो लेवल डिसइंफेक्टेंट। लो लेवल डिसइंफेक्टेंट्स ऐसे कहा जाता है कि कई ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि सरवाइव कर सकते हैं एक्सपोजर टू लो लेवल डिसइंफेक्टेंट में, तो उनका यूज क्या होगा फिर, ऐसी जगह जहां पे हमें पेनिट्रेशन टिश्यू में जरूरत ना पड़े, जैसे कि हम लोग स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं, पल्स ऑक्सीमीटर का यूज करते हैं, ईसीजी इलेक्ट्रोड्स का यूज करते हैं, तो उसको हम डीकंटेमिनेट करने के लिए हम लो लेवल डिसइंफेक्टेंट का प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल इसका होता है क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड, और ये भी आपका बैक्टीरिया को कुछ हद तक ये इनहिबिट कर सकता है, किल भी कर सकता है, लेकिन स्पोर्स को नहीं करता है। तो ऐसी जगह स्पोर्स रहें या ना रहें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी बॉडी का स्किन इंटैक्ट है, हमें मेन बैक्टीरिया से लड़ना है, तो बैक्टीरियल स्पीशीज को ये डिसइंफेक्ट करने के काम आता है। एग्जाम्पल क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड। तो इस तरह से हमने क्लासिफिकेशन किया डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसइंफेक्टेंट को, हाई लेवल, लो लेवल और इंटरमीडिएट लेवल। अब एक डायग्राम मैं आपको दिखाता हूं जो कि एक सेल वॉल है हमारे बैक्टीरिया की, उसमें इस सेल वॉल में आप सेल है, इसमें आप देख रहे हैं कई चीजें बैक्टीरिया के ऑर्गन्स या ऑर्गेनलीज प्रेजेंट है। जैसे एक बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती है, कुछ प्रोटीन्स, आरएनए प्रोटीन्स साइटोप्लाज्म में लाई करते हैं, और उसका न्यूक्लिक एसिड भी फ्रीली
चाहे वो डीएनए हो चाहे वो आरएनए हो, वो आपका साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहता है। तो कुछ डिसइंफेक्टेंट्स प्रोटीन पे एक्ट करते हैं जिनका एग्जांपल्स है फिनोल, अल्कोहल, मेटल्स, हेलोजेंस, एल्डिहाइड, ओजोन और परऑक्सीजन। कुछ होते हैं जैसे कि लो लेवल डिसइंफेक्टेंट क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड आप ले लीजिए। फिनॉल दोनों जगह एक्ट करता है, प्रोटीन पे भी एक्ट करता है और साइटोप्लाज्म पे भी एक्ट करता है। और बिग्वेनाइड्स, तो ये साइटोप्लाज्म पे एक्ट करके बैक्टीरिया को मारते हैं। हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल ग्लूटाराल्डिहाइड, फॉर्माल्डिहाइड, ऑर्थोप्टाल्डिहाइड, ये सब एल्डिहाइड ग्रुप के डिसइंफेक्टेंट हैं। ये डायरेक्टली न्यूक्लिक एसिड पे अटैक करके बैक्टीरिया को किल करते हैं। इसके साथ साथ एक गैस होती है जिसको बोलते हैं ETO, एथिलीन ऑक्साइड, जो कि स्टेरिलाइजेशन में प्रयोग होती है। उसका भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है कि वो डीएनए पे एक्ट करता है और फिर वो किल करता है बैक्टीरिया को। तो ये डिफरेंट मैकेनिज्म्स होते हैं जो किल करते हैं। अल्कोहल का बेसिक फंक्शन होता है कि ये डीनेचर करता है बैक्टीरियल प्रोटीन को, लेकिन इसकी स्पोरिसाइडल एक्टिविटी नहीं होती है। कुछ हद तक विरुसाइडल एक्टिविटी इसकी होती है। तो आपने देखा है जितने भी आपके हैंड रब्स होते हैं, सैनिटाइजर्स होते हैं, उसमें अल्कोहल होता है, लेकिन अल्कोहल की मात्रा कितनी रखी जाती है? मोर देन 70%, जिससे कि वो विरुसाइडल भी हो सके। दे रैपिडली किल बैक्टीरिया इंक्लूडिंग ट्यूबरकल बैसिलस। However, HIV virus is only susceptible to 70% ethyl alcohol या 35% isopropyl alcohol in the absence of organic matter. Organic matter अगर नहीं है तो हैंड रब में जो आपका 70% इथाइल अल्कोहल या 35% इथाइल अल्कोहल वो एक्ट करता है, तो इट कैन बी विरुसाइडल, इट कैन किल HIV वायरस। ये मेनली स्किन डिसइंफेक्टेंट के रूप में प्रयोग करता है। जैसा कि मैंने बताया है, इट शुड बी ऑलवेज यूज इन कंसंट्रेशन ऑफ मोर देन 70% इन वाटर। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को हमेशा प्रेफर किया जाता है इथाइल अल्कोहल से, क्योंकि ये एक बेटर फैट सॉल्वेंट होता है, प्लस इसकी ज्यादा अच्छी एक्टिविटी होती है बैक्टीरिया को मारने में, और ये लेस वोलेटाइल होता है। जैसे मिथेनॉल, इथेनॉल, ये सब अगर गलती से भी माचिस की तीली लग जाए तो इट कैन बी हाईली वोलेटाइल, ज्वलनशील पदार्थ होते हैं। लेकिन आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इन दोनों के कंपैरिजन में कम ज्वलनशील होता है, तो इट इज रादर सेफ टू यूज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल इज इफेक्टिव इन फंगल स्पोर्स एंड इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग कैबिनेट्स अफेक्टेड बाय देम। जो हमारे बायोसेफ्टी कैबिनेट या लैमिनार एयर फ्लो होते हैं जिसमें हम माइक्रोबायोलॉजिकल प्रोसीजर्स करते हैं, उसके लिए मेथनॉल सबसे इफेक्टिव डिसइंफेक्टेंट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं फंगल स्पोर्स वहाँ पे कंटेमिनेट कर जाते हैं। तो डेली हमारी एक एक्टिविटी होनी चाहिए जिसमें हमें यूज़ करने के पहले किसी भी बायोसेफ्टी कैबिनेट या लैमिनार एयर फ्लो को मेथनॉल से अच्छे से साफ करना चाहिए। हालांकि इसके जो वेपर्स होते हैं वो जहरीले होते हैं एंड इट इज हाईली इन्फ्लेमेबल, बहुत ज्यादा ज्वलनशील होता है। एल्डिहाइड्स की हमने बात करी थी, दे आर हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट्स। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, फॉर्माल्डिहाइड, ग्लूटाराल्डिहाइड, ऑर्थोप्टाल्डिहाइड। तो फॉर्माल्डिहाइड की सबसे पहले बात करें हम, तो ये मार्केटली बैक्टीरियासाइडल होता है, यानी बैक्टीरिया को मारता है। स्पोरिसाइडल होता है, स्पोर्स को भी खत्म करता है। वीरुसाइडल होता है, वायरस की भी एक्टिविटी को समाप्त करता है, वायरस को भी किल करता है। कहां पे ये एक्टिव होता है? अमाइनो ग्रुप जो प्रोटीन मॉलिक्यूल में होता है उस पे एक्ट करके ये किल करता है। साथ साथ में डीएनए पे भी ये वायरस बैक्टीरिया के डीएनए पे भी एक्ट करके उसको किल करता है। इट कैन बी यूज बोथ एज एक्वस सोल्यूशन एज वेल एज गैस फॉर्म में। जो हम पहले फॉगिंग करते थे या फ्यूमिगेशन करते थे ऑपरेशन थिएटर्स की, उसमें हम फॉर्मेल्डिहाइड का प्रयोग करते थे, जिसमें हम 10% ऑफ एक्वस सोल्यूशन फॉर्मेलिन का लेते थे और उससे वेपर बनते थे, क्योंकि वेपर की अगर कोई भी चीज वाष्पित हो जाए तो उसकी ज्यादा पेनिट्रेशन पावर होगी रादर देन लिक्विड की। वो ज्यादा छोटी छोटी स्पेसेस में घुस सकता है इन द फॉर्म ऑफ गैस,
तो फॉर्मेल्डिहाइड वाज ऑलवेज बीइंग यूज्ड फॉर फ्यूमिगेशन एंड फॉगिंग। तो फॉर्मेल्डिहाइड के और यूजेस क्या क्या होते हैं? प्रिजर्वेशन ऑफ टिश्यूज फॉर हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन, जो भी हमारे ऑर्गन्स सर्जरी के द्वारा जो हटाए जाते हैं उनकी बायोप्सी करनी होती है, बायोप्सी के पहले उस टिश्यू को प्रिजर्व करना बहुत जरूरी होता है। मॉडल्स कुछ एमबीबीएस, यूजी या पैरामेडिकल में रखे जाते हैं म्यूजियम में, उनके टिश्यूज और ऑर्गन्स को भी प्रिजर्व करना जरूरी होता है, तो उसमें हम फॉर्मेलिन का उपयोग करते हैं क्योंकि वो इसको सड़ने नहीं देता है, कंटैमिनेट नहीं होने देता है बैक्टीरिया से। सर्टेन बैक्टीरियल वैक्सीन्स जो होती हैं, बैक्टीरियल वैक्सीन्स, उनको स्टेरलाइज करने के लिए फॉर्मेल्डिहाइड का प्रयोग किया जाता है। खास करके अभी हम बात करें कोवैक्सीन की, तो कोवैक्सीन जो कोरोना वैक्सीन है आपकी, इट इज अ केमिकली किल्ड वैक्सीन। इसमें हम क्या करते हैं, फॉर्मेलिन इंट्रोड्यूस करके कोरोना वायरस को किल कर देते हैं, तो वायरस में पैथोजेनिसिटी नहीं रहती क्योंकि वो मर चुका है, लेकिन एंटीजेनिसिटी रहती है। इट इज एबल टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज व्हेन इंजेक्टेड इनसाइड। तो बैक्टीरियल वैक्सीन को स्टेरलाइज करने के लिए कि और भी उसमें कोई कीटाणु ना आए, कंटैमिनेट ना हो, फॉर्मेल्डिहाइड का प्रयोग किया जाता है। टू प्रिपेयर टॉक्सॉइड फ्रॉम टॉक्सिन, टॉक्सिन जो होती है वो लाइव होती है, जो आपके बैक्टीरिया रिलीज करते हैं, उनको अगर आपको वैक्सीन के रूप में टॉक्साइड फॉर्म में इंट्रोड्यूस करना है तो पहले आपको किल करना पड़ेगा। तो फॉर्मेल्डिहाइड के यूज से हम उसको टॉक्सिन को टॉक्साइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर किलिंग ऑफ बैक्टीरियल कल्चर्स एंड सस्पेंशन, पहले ऑटोक्लेव नहीं किया जाता था, लोग क्या करते थे, फॉर्मेल्डिहाइड में बैक्टीरियल कल्चर्स जो हमारी इस्तेमाल हो चुकी हैं उसको ड्रेन आउट करने के पहले बैक्टीरिया को मारना जरूरी, तो फॉर्मेलिन सॉल्यूशन में डिप करके बैक्टीरिया को मार दिया करते थे। जो इंडस्ट्रीज की बात करें, खास करके हेयर और वूल इंडस्ट्री, हेयर कहाँ काम आता है, ब्रशेस बनाने में, जो कोट ब्रश होते हैं आपके, जो आपके कारपेट ब्रशेस होते हैं, उसमें हेयर का इस्तेमाल होता है जानवरों के। और वूल से हम विंटर वेयर, स्वेटर्स, जैकेट्स, ये सब बनाते हैं, कार्डिगन्स बनाते हैं। तो ये कॉमर्शियल प्रोडक्शन के लिए हम क्या करते हैं, एनिमल के जो वूल प्रोड्यूसिंग एनिमल्स होते हैं उनका वूल निकाल के उसको इंडस्ट्री में प्रोसेस करके ये सब बनाते हैं। तो उसमें बहुत ज्यादा चांसेस होती है एंथ्रेक्स की होने की। एंथ्रेक्स एक बैक्टीरिया है जो कि न्यूमोनाइटिस करता है, बैक्टीरियल न्यूमोनिया। समटाइम्स इट हैज बीन यूज्ड इन पास्ट एज अ बायोलॉजिकल वेपन। आपने पहले सुना होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति को मारने के लिए एंथ्रेक्स का पाउडर एनवेलप में डाल के उनको व्हाइट हाउस में पोस्ट किया गया था। इट वाज अ बायोलॉजिकल वेपन, क्योंकि वो खोलते ही वो एरोसोलाइज होके नाक के द्वारा हमारे शरीर में जाता, लंग्स में जाता और वहां पे न्यूमोनाइटिस करता, मरीज की मृत्यु भी हो सकती है। तो एंथ्रेक्स स्पोर्स को भी मारना बहुत जरूरी होता है। खास करके आपका जो कॉमर्शियली यूज्ड आपकी हेयर यानी ब्रश की इंडस्ट्रीज होती हैं या वूल मेकिंग इंडस्ट्रीज होती हैं, वहां पे इसको डिसइंफेक्ट करने के लिए फॉर्मेल्डिहाइड का प्रयोग किया जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, वेपर फेज डिसइंफेक्टेंट की तरह फॉर्मेल्डिहाइड गैस को भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट है ग्लूटाराल्डिहाइड। ग्लूटाराल्डिहाइड की भी बहुत अच्छी बैक्टीरियासाइडल, स्पोरिसाइडल और वायरोसाइडल एक्टिविटी होती है। ये सारे बैक्टीरिया को मारने की क्षमता रखता है, चाहे वो स्पोर फॉर्म में हो चाहे वो वेजिटेटिव फॉर्म में हो। इसके साथ साथ फंगस, वायरसेस इंक्लूडिंग हेपेटाइटिस बी वायरस, HIV वायरस, एंटेरो वायरस और स्पोर्स, सबको ये मारने की कैपेबिलिटी रखता है, इसीलिए इसको हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट बोला जाता है। इसका एडवांटेज ये होता है कि ये लेस टॉक्सिक और इरिटेंट होता है। फॉर्मेल्डिहाइड इज हाईली टॉक्सिक, इट इज म्यूटाजेनिसिटी कॉज करता है, कैंसर तक कॉज कर सकता है, प्लस इट इज वेरी वेरी मच इरिटेंट, आपकी नाक के लिए, आंखों के लिए बहुत इरिटेंट होता है। फॉर्मेल्डिहाइड के संपर्क में आने से आप विचलित हो जाते हैं। तो ये फायदा ग्लूटाराल्डिहाइड में होता है कि ना ही वो जहरीला होता है, ना ही वो इरिटेशन करता है आईज और स्किन में जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड करता है। और जनरली इसको मोर देन 2% बफर सोल्यूशन में यूज किया जाता है। ब्रांड नेम सबसे कॉमन साइडेक्स यूज करते हैं, एंडोस्कोप इत्यादि को, लैरिंगोस्कोप वगैरह को स्टेरिलाइज करने के लिए। इट इज अ हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट। बहुत ही रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी होती है, क्योंकि बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट्स, फंगस, स्पोर्स सबको मारता है। और क्योंकि ये लेस टॉक्सिक है,
टॉक्सिक नहीं है, आपका वो भी नहीं है, कार्सिनोजेनेसिस नहीं करता है, इरिटेशन नहीं करता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी है, इसलिए इसको हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट की तरह माना गया है। इसको कोल्ड स्टेरिलाइजेशन भी कहा जाता है। और इसकी एक और खूबी है कि अगर कभी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, जिस चीज को हमें आर्टिकल को डिसइंफेक्ट करना है, तो ऑर्गेनिक मैटर को भी ये पेनिट्रेट करके डिसइंफेक्ट कर सकता है आर्टिकल को। इसके साथ साथ प्लास्टिक जो होते हैं उनको ये डैमेज नहीं करता है, कोरोड नहीं करता है। तो जो इंस्ट्रूमेंट्स डेलिकेट होते हैं, जिनमें फाइबर ऑप्टिक लेंस होता है ग्लास का, या प्लास्टिक यूज होता है, फॉर एग्जांपल एंडोस्कोप, आर्थोस्कोप, सिस्टोस्कोप, है ना, उसमें हम ये ग्लूटाराल्डिहाइड का प्रयोग करते हैं उसको डिकंटेमिनेट या डिसइंफेक्ट करने के लिए। ऑर्थोप्टाल्डिहाइड, ऑर्थोप्टाल्डिहाइड भी अपने आप में एक हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट है। ये ग्लूटाराल्डिहाइड से भी ज्यादा अच्छा स्टोरेज देता है, मतलब स्टेबल रहता है स्टोरेज में, बहुत रैपिडली माइक्रोबैक्टीरियासाइडल होता है। जितना फॉर्मेल्डिहाइड और ग्लूटाराल्डिहाइड के कंपैरिजन में ये ज्यादा माइक्रोबैक्टीरियासाइडल होता है। प्लस इसका जो कंसंट्रेशन होता है वो हम बहुत, उसमें हम मोर देन 2% इस्तेमाल कर रहे थे, इसमें ओनली 0.55% आपका ऑर्थोप्टाल्डिहाइड यूज करेंगे, तो वो भी स्पोरिसाइडल होता है। ऑर्थोप्टाल्डिहाइड के जो वेपर्स होते हैं, लेकिन वो इरिटेट कर सकते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, आइज को, इसलिए हमेशा सेफ्टी प्रिकॉशन से इसका इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, लेकिन ये उतना टॉक्सिक और उतना इरिटेंट नहीं होता जितना कि फॉर्मेल्डिहाइड होता है। ठीक है, इसका फायदा क्या है, कई बार साइड इफेक्ट से माइकोबैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो जाता है, तो जो ग्लूटाराल्डिहाइड रेजिस्टेंट माइकोबैक्टीरिया होता है उसको स्टेरिलाइज या डिकंटामिनेट करने के लिए हम ऑर्थोप्टाल्डिहाइड कैन बी ऑफ गुड चॉइस। इसका भी यूज वही है, इट इज अ कोल्ड स्टेरिलाइजेशन। हम एंडोट्रेकियल ट्यूब, बाईपैप के मास्क, एनेस्थेटिक ट्यूब्स, मेटल के इंस्ट्रूमेंट्स और सिस्टोस्कोप, ब्रोंकोस्कोप, एंडोस्कोप जो हम ग्लूटाराल्डिहाइड से स्टेरिलाइज करते हैं, उसी प्रकार से ऑर्थोप्टाल्डिहाइड के द्वारा भी हम इन आर्टिकल्स या इंस्ट्रूमेंट्स को स्टेरिलाइज कर सकते हैं। इट इज मोर विरुसाइडल, इट इज मोर माइक्रोबिसाइडल। माइकोबैक्टीरिया जो रेजिस्टेंस है ग्लूटाराल्डिहाइड से, उसको भी ये सक्षम होता है डिस्ट्रॉय करने के लिए। बस एक ही डिसएडवांटेज है कि ये थोड़ा सा इरिटेशन करता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को और आइज को, प्लस इट इज कॉस्टलियर, थोड़ा सा कॉस्टली होता है ग्लूटाराल्डिहाइड के कंपैरिजन में। अब हम फिनॉल्स, जो कि आपका एक डिसइंफेक्टेंट है, उसके बारे में बात करते हैं। ये सबसे पुराना डिसइंफेक्टेंट है। अगर आप बात करें हिस्ट्री की, तो सन 1867 में सर जोसेफ लिस्टर थे, जिनको फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी कहा जाता है। उन्होंने पहला ये कार्बोलिक एसिड, इसका केमिकल जो है वो कार्बोलिक एसिड है फिनॉल का, तो कार्बोलिक एसिड का इस्तेमाल किया था इन एंटीसेप्सिस ऑफ द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। फिनॉल्स को कैसे प्रोड्यूस करते हैं, जो कोल टार होता है उसके डिस्टिलेशन को अगर हम 170 से 270 डिग्रीज के बीच में हम इसका अगर डिस्टिलेशन करेंगे, तो जो प्रोडक्ट कोल टार से प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं फिनॉल। फिनॉल 1% अगर भी हो तो भी ये बैक्टीरियासाइडल एक्शन करता है और ये टॉक्सिक होता है। इसका ये नुकसान है कि ये स्किन से एब्जॉर्ब हो सकता है अंदर, एंड इट कैन कॉज टॉक्सिसिटी। तो आपने देखा होगा हार्पिक वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं उसमें लिखा रहता है कि बगैर ग्लव्स के इस्तेमाल ना करें, तो उसमें कार्बोलिक एसिड एक कंटेंट होता है। सिंस एसिडिक, अगर आपकी ब्रीच भी नहीं है स्किन में, तब भी ये पेनिट्रेट करने की क्षमता रखता है, जहरीला होता है, इरिटेशन कॉज करता है स्किन को। तो सर्टेन फिनॉल डेरिवेटिव्स अगर हम बात करें तो लाइजॉल के नाम से आता है, क्रिजॉल के नाम से आता है, क्लोरहेक्सिडीन जो हम यूज करते हैं आपका उसमें सेवलॉन नाम का एक प्रोडक्ट होता है। सेवलॉन में हम डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं, हम हैंड सैनिटाइजर्स में, जिसमें अल्कोहल और क्लोरहेक्सिडीन मौजूद होता है। क्लोरोजाइलिनॉल
डिटॉल को हम क्लोरोजाइलिनॉल बोलते हैं, डिटॉल में भी फिनॉल का प्रोडक्ट यूज किया जाता है। हेक्साक्लोरोफेन, ये कॉमन डिसइंफेक्टेंट्स हैं या एंटीसेप्टिक्स हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, और ये सब फिनॉल की कैटेगरी में आते हैं। जो फिनॉल के डेरिवेटिव्स होते हैं उनका नाम फिनोलिक्स कहा जाता है। इनकी एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी जो होती है वो क्या करती है, ये इंजर करता है लिपिड कंटेनिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती है जिसमें लिपिड होता है, लिपिड को ये डिस्ट्रॉय करता है। आपने इसकी पेनिट्रेशन पावर लिपिड में ज्यादा होती है, तो जो सेल वॉल में लिपिड होता है उसको पेनिट्रेट करके डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें लीकेज हो जाता है, और लीकिंग की वजह से जो सेलुलर कंटेंट्स होते हैं वो बाहर आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इस तरीके से बैक्टीरिया को किल करता है, ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। इट कैन बी यूज्ड इन हॉस्पिटल्स। आप सबको मालूम है ज्यादातर हॉस्पिटल्स में कॉमर्शियली फिनोलिक डिसइंफेक्टेंट्स जो कि कोल टार से बना होता है उसको यूज किया जाता है फॉर वेरियस पर्पसेस, खास करके फॉर मॉपिंग दी सरफेस एंड फ्लोर्स इन दी हॉस्पिटल वी यूज फिनॉल्स। बोथ ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को ये किल करता है, और मॉडरेटली ये माइकोबैक्टीरिया को भी मार सकता है। थोड़ा सा माइकोबैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो जाता है इसके उसमें, लेकिन इसकी एक्टिविटी स्पोर्स पे और वायरसेस पे थोड़ी सी कम पाई गई है। तो जितने भी आपके बायोलॉजिकल फ्लूइड्स होते हैं जिसमें ऑर्गेनिक कंटेंट होता है, जैसे कि फीसेस, सलाइवा, पस, वॉमिटस एटसेट्रा, जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड है अंदर, उनको डिसइंफेक्ट करने के लिए या डिकंटेमिनेट करने के लिए हम फिनोलिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। हमारे जो डिस्कार्डेड कल्चर्स होते हैं, कंटेमिनेटेड पिपेट्स होती हैं, इन्फेक्टेड मटेरियल से जो इन्फेक्ट हो जाती हैं, उनको डिकंटेमिनेट करने के लिए भी हम फिनॉल्स का प्रयोग करते हैं। जो सीरा होता है, सीरम होता है मरीज का, उसको प्रिजर्व करने के लिए और वैक्सीन को प्रिजर्व करने के लिए हम 5% तक फिनॉल का प्रयोग कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताए थे, जो फिनोलिक डेरिवेटिव्स थे उसमें क्रिसॉल था, क्लोरोजाइडिनॉल था, क्लोरहेक्सिडीन था। तो क्रिसॉल जो होता है कैन बी ऑब्टेन्ड इंडस्ट्रियली बाय डिस्टिलेशन ऑफ कोल टार। उसके साथ साथ इसको इमल्सिफाई किया जाता है हरे रंग के साबुन के साथ, और इसको सेल करते हैं कॉमर्शियली इन द फॉर्म ऑफ लाइजॉल या क्रियोलिन के नाम से। ये वाइट फ्लूइड होता है, ये इफेक्टिव तो होता है लेकिन इरिटेंट कुछ हद तक स्किन को होता है। दे आर एक्टिव अगेंस्ट वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिजम्स। मोस्ट कॉमनली इट इज यूज्ड फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ इन्फेक्टेड ग्लासवेयर्स, for cleaning floors and disinfection of feces या other biological fluid, cresols। एक इसका थोड़ा सा डिसएडवांटेज है कि उतना रीडली एक्टिवेट नहीं होता है अगर बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है तो, इन कंपैरिजन टू अदर्स। क्लोरहेक्सिडीन ये सबसे कॉमन है, ये बिग्नाइट ग्रुप का होता है, इसकी ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी होती है, और इसको क्योंकि ये इरिटेंट भी नहीं होता है, इसका फायदा ये स्किन के लिए टॉक्सिक नहीं है, इरिटेंट नहीं है जैसे और फिनोलिक ग्रुप्स थे क्रिसॉल वगैरह, तो हम इसको यूज कर सकते हैं एज अ माइक्रोबियल डिसइंफेक्टेंट फॉर डिसइंफेक्टिंग स्किन। हाई डाइल्यूशन इज रिक्वायर्ड फॉर बैक्टीरियासाइडल एक्शन and its killing effect is related to main cytoplasmic membrane। जैसे और फिनॉल साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के लिपिड कंटेंट को डिस्ट्रॉय करते हैं, लीकेज कॉज करते हैं, ये भी वैसे ही काम करता है। बोथ ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव को ये किल करने की क्षमता रखता है, फंगस को भी किल करता है, लेकिन थोड़ा सा रेजिस्टेंट होता है माइकोबैक्टीरिया और प्रोटोजोअन सिस्ट और स्पोर्स के लिए। कॉमर्शियली अगर हम देखें तो क्लोरहेक्सिडीन और सेट्रिमाइड का कॉम्बिनेशन आता है जिसको हम सैवलॉन के नाम से जानते हैं। ये जो हमारे घाव होते हैं, प्री ऑपरेटिव डिसइंफेक्शन हमें स्किन का करना होता है, ब्लैडर को हमें यूरिनरी ब्लैडर को साफ करना होता है कि फॉर सम प्रोसीजर, तो हम सैवलॉन का प्रयोग करते हैं बिकॉज इट इज लेस इरिटेंट। हाउएवर
कांटेक्ट विद आईज क्योंकि बहुत डेलिकेट होती हैं, उसके कांटेक्ट में आने से ये उनको डैमेज कर सकता है। लेकिन डिटॉल के कंपैरिजन में इट इज लेस इरिटेंट। क्लोरोजैलिनोल, इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है क्लोरोजैनिलॉल, डिटॉल का, लेस टॉक्सिक, लेस इरिटेंट देन क्रीसॉल्स, हाउएवर मोर देन सेट्रीमाइड जो आपका क्लोरहेक्सिडीन आप इस्तेमाल कर रहे हैं। इट कैन बी रीडली इनएक्टिवेटेड इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर कितना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये अच्छे से काम करता है उस पे। बोथ जितने भी आपके बैक्टीरिया होते हैं, चाहे ग्राम पॉजिटिव हो चाहे ग्राम नेगेटिव हो, सबके लिए, खास करके नोजोकोमियल इन्फेक्शंस जो होते हैं उनमें ये काम आता है। लेकिन एक चीज ध्यान देने वाली है कि स्यूडोमोनास नाम का एक बैक्टीरिया होता है विच इज अ मेजर कॉज ऑफ नोजोकोमियल इन्फेक्शन, वो डिटॉल से इनइफेक्टिव होता है। इसलिए हॉस्पिटल्स में डिटॉल का प्रयोग कम किया जाता है क्योंकि स्यूडोमोनास इसमें ग्रो कर सकता है डिटॉल में। इसी प्रकार से फिनॉल डेरिवेटिव आपका एक और होता है जिसको बोलते हैं हेक्साक्लोरोफेन। ये बिसफिनॉल डेरिवेटिव होता है फिनॉल का, और हेक्साक्लोरोफेन इज वन बिसफिनॉल जो कि इंग्रेडिएंट होता है आपका इसका आपका हेक्साक्लोरोफेन का। इसको यूज करते हैं आपका सर्जिकल और हॉस्पिटल माइक्रोबियल कंट्रोल प्रोसीजर्स में, डिफरेंट आर्टिकल्स या सरफेसेस को डिसइंफेक्ट करने में ये काम आ जाता है। साथ साथ प्रोफाइलैक्सिस अगेंस्ट स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन इन नर्सरीज, बच्चों में बहुत ज्यादा कॉमन होता है नर्सरीज में, ये जो बच्चे जहां भर्ती होते हैं स्टेफाइलोकोकस इन्फेक्शन, तो वहां पे डिसइंफेक्ट करने के लिए हेक्साक्लोरोफेन का ज्यादा प्रयोग किया जाता है। हाउएवर इसका एक मेजर साइड इफेक्ट होता है दैट इट इज न्यूरोटॉक्सिक, इट कैन कॉज ब्रेन डैमेज स्पेशली बच्चों में। तो बहुत कॉन्शियसली इस्तेमाल करना चाहिए कि बच्चे इस डिसइंफेक्टेंट के कांटेक्ट में ना आए। इसी को देखते हुए यूरोपियन कंट्रीज ने अब इसको बैन कर दिया, अब इसका इस्तेमाल नहीं होता है। दे ओनली यूज क्लोरहेक्सिडीन फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ नर्सरीज बिकॉज इट इज कंपैरेटिवली लेस इरिटेंट। अब हम आते हैं हेलोजेंस। तो हमारा जो क्लोरीन होता है, आयोडीन होता है, ये दो कॉमनली यूज डिसइंफेक्टेंट हैं जो कि हेलोजन ग्रुप के होते हैं। ये बैक्टीरियासाइडल भी होते हैं, स्पोर्स के अगेंस्ट भी एक्ट करते हैं, वो वायरसेस के अगेंस्ट भी एक्ट करते हैं। क्लोरीन ज्यादातर आपने सुना होगा कि वाटर सप्लाईज, खास करके पानी पीने का जो होता है, स्विमिंग पूल्स होते हैं, फूड और डेयरी इंडस्ट्री में ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लोरीन कंपाउंड खास करके ब्लीचिंग पाउडर के रूप में, जिसको हम सोडियम हाइपोक्लोराइड भी बोलते हैं या क्लोरामीन बोलते हैं, वो भी हम इस्तेमाल करते हैं फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ वेरियस आर्टिकल्स एंड सरफेसेस। एक्टिविटी ऑफ आयोडीन इज मार्केडली इन्फ्लुएंस या इनएक्टिवेटेड बाय प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। जहां कहीं भी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होगा वहां पे ये इसकी एक्टिविटी कम हो जाती है हेलोजेंस की, खास करके क्लोरीन की। तो एक्टिविटी ऑफ आयोडीन इज मार्केटली इन्फ्लुएंस और इनएक्टिवेटेड बाय प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। द कंपाउंड्स ऑफ आयोडीन जिसमें हमने सरफेस एक्टिव एजेंट एक साथ ऐड कर रखा है, जब कभी भी किसी आयोडीन के साथ हमने सरफेस एक्टिव एजेंट कंबाइन किया है तो उसको बोलते हैं आयोडोफोर, ठीक है। और इसका फायदा क्या होता है, ये मोर एक्टिव होता है देन एक्वस या अल्कोहलिक सॉल्यूशंस। जो आयोडीन के अल्कोहल के साथ कॉम्बिनेशन होता है या एक्वस सॉल्यूशन होता है, उससे ज्यादा अच्छा ये काम करता है विद सरफेस एक्टिव एजेंट, ओके। और इसका सबसे कॉमन एग्जांपल आपने हॉस्पिटल इंडस्ट्री में देखा होगा बीटाडीन। बीटाडीन के नाम से आता है पोविडीन आयोडीन, वेयर पोविडीन इज अ सरफेस एक्टिव एजेंट एंड आयोडीन इज अ हेलोजेन। ये दोनों मिलके एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाते हैं एंड इट इज यूज्ड एज अ आयोडोफोर। हाइपोक्लोराइड्स मैंने आपकी बात करी, जैसे सोडियम हाइपोक्लोराइड है, उसकी बहुत अच्छी बैक्टीरियासाइडल, फंगीसाइडल, वीरुसाइडल, साथ साथ में स्पोरीसाइडल एक्शन भी होता है। सब चीजों पे भी काम करता है। लेकिन इसका नुकसान क्या होता है, ये बहुत जल्दी खराब हो जाता है।
तो इसकी शेल्फ लाइफ बहुत छोटी होती है, तो बार बार इसको प्रिपेयर करने की जरूरत पड़ती है। हेंस हॉस्पिटल में अगर हम ब्लीचिंग पाउडर या सोडियम हाइपोक्लोराइड का प्रयोग कर रहे हैं तो हर 12 घंटे में इसको नया सोल्यूशन बनाना चाहिए, क्योंकि पुराने सोल्यूशन की 12 घंटे बाद इफेक्टिविटी कम हो जाती है। और हमेशा ध्यान रखना है कि फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कभी क्या हमेशा इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए ब्लीचिंग पाउडर का, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड के साथ मिलके ये बहुत ही कार्सिनोजेनिक कंपाउंड बनाता है जो कि कैंसर कॉज कर सकता है। ठीक है, तो कभी भी फॉर्मेल्डिहाइड और हाइपोक्लोराइड एक साथ इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। आयोडीन इन अल्कोहलिक्स and aqueous solution is used as skin disinfectant. It is actively bactericidal, but it has moderate action against these spores. However, it can be active against Mycobacterium tuberculosis and other enveloped and non-enveloped viruses. तो ब्लीचिंग पाउडर या हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन हम सबको मालूम है कि जो हमारे ICTC लैब्स होते हैं जहां पे HIV की टेस्टिंग होती है, सैंपल्स वगैरह होता है, तो उनको डिसइंफेक्ट करने के लिए, जिससे HIV वायरस डिस्ट्रॉय हो जाए, हम ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। नाउ वी कम टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैंने आपसे हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट में बात करी थी। एक डिसइंफेक्टेंट का नाम लिया था हाइड्रोजन परऑक्साइड। It is a high level disinfectant and it is nothing but an oxidizing agent. H2O2 जो होता है, it is effective against most organism अगर उसका concentration 3 से 6% के बीच में है, while it kills all the organism including spores at higher concentration of 10 to 25%। लेकिन higher concentration में ये बहुत ज्यादा corrosive हो जाता है। ठीक है, मेटालिक ऑब्जेक्ट्स को ये कुरोज कर देता है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है कि इट लिबरेट्स फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप व्हिच इज अ एक्टिव इंग्रेडिएंट इन डिसइंफेक्शन प्रोसेस ऑन द डीकंपोजिशन ऑफ H2O2। ओके, सो मोड ऑफ एक्शन इज बाय लिबरेशन ऑफ फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन डीकंपोजिशन ऑफ H2O2। H2O2 जब कभी भी डिसइंटीग्रेट होगा तो वो फ्री हाइड्रोक्सिल रेडिकल बनाएगा जो कि टॉक्सिक होता है बैक्टीरिया के लिए। तो जितने भी हमारे प्लास्टिक इम्प्लांट्स होते हैं, सर्जिकल प्रोस्थेसिस होते हैं, कॉन्टैक्ट लेंसेज होते हैं, उसमें हम हाइड्रोजन परऑक्साइड का कम कंसंट्रेशन में हम यूज कर सकते हैं इसको। इट इज अ हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट। इट कैन बी यूज एज अ कोल्ड स्टेरिलेंट या कोल्ड स्टेरिलाइजेशन में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। Para-acetic acid. This is also the oxidizing agent and this is also a high level disinfectant. It is active in the presence of organic matter and it is more potent and germicidal than hydrogen peroxide. दी एंड प्रोडक्ट जो होता है इसका डीकंपोजिशन पे एसिडिक एसिड और ऑक्सीजन बनता है जो कि नॉन टॉक्सिक होता है। इसका फायदा ये होता है कि जो इसका एंड प्रोडक्ट बन रहा है डीकंपोजिशन के बाद, इट इज नॉन टॉक्सिक, इट इज सेफ। ठीक है, तो ये इस्तेमाल करने के लिए हो सकता है। तो हमारे जो रीसेंट प्लाज्मा स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर हम लोग करते हैं CSSD में, हॉस्पिटल्स में, तो उसमें हम इसका पैराएसिटिक एसिड, इट इज अ हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट, इट कैन बी यूज्ड देयर। यहीं पे हम बात कर लेते हैं प्लाज्मा स्टेरिलाइजेशन की। प्लाज्मा refers to any gas which consists of electrons, ions or neutral particles. Formation of low temperature plasma requires many devices. Chemical disinfectants such as hydrogen peroxide alone or mixture of paracetic acid and hydrogen peroxide can be used in these devices to induce plasma, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स, आयंस या न्यूट्रल पार्टिकल्स होंगे।
and the resulting UV radiation causes destruction of both vegetative bacteria and spores. जो UV रेडिएशन इसके डिकम्पोजिशन में रिलीज होती है, ये आपकी वेजिटेटिव बैक्टीरिया एज वेल एज स्पोर्स को समाप्त कर देती है. तो इट इज अ कमर्शियल स्टेरिलाइजर जो कि स्टेराड नाम से आता है या प्लाज्लाइट स्टेरिलाइजर के नाम से कंपनी से ये मिलता है, और आपको टर्शरी केयर सेंटर्स में इट इज वेरी कॉस्टली, आपको ये दिख सकता है. नाउ वी कम टू अनदर केमिकल डिसइंफेक्टेंट विच इज नोन एज सॉल्ट. तो जो हैवी मेटल के सॉल्ट्स होते हैं दे हैव अ टॉक्सिक इफेक्ट ऑन बैक्टीरिया. सॉल्ट्स जैसे हैवी मेटल्स हो गए आपके कॉपर, सिल्वर, मर्क्यूरी, दे आर यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट. ये सब प्रोटीन कोएगुलेंट्स होते हैं और ये कैसे एक्ट करते हैं, जो बैक्टीरियल प्रोटीन का सल्फाइडल ग्रुप होता है उससे ये कंबाइन करने की क्षमता रखते हैं और अदर इंट्रासेलुलर कंपाउंड से उससे कंबाइन करके इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं. मरथायोनेट नाम का एक वो होता है, सोडियम इथाइल मर्क्यूरी थायोसैलिसिलेट. ये आपका 1:10,000 डाइल्यूशन में यूज होता है फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ सीरम. मर्क्यूरिक क्लोराइड पहले इस्तेमाल करती थी, अब बैन हो गया बिकॉज डिसइंफेक्शन इज हाईली टॉक्सिक. थायोमर्सल और मर्क्यूरोम आर लेस टॉक्सिक हेवी मेटल्स, so they can be used as mild antiseptics because they have a marked bacteriostatic but limited fungicidal action. They can be used as intermediate level disinfectants. और जितने भी कॉपर सॉल्ट्स होते हैं they have the ability to kill the fungus. That's why they are known as fungicides. अब हम बात करते हैं सरफेस एक्टिव एजेंट्स की. सब्सटेंसेस विच ऑल्टर दी क्लास ले रहे हैं अभी हम यूनिवर्सिटी में. Substances which alter the energy relationship at interfaces producing a reduced surface tension are known as surface active agents या सर्फेक्टेंट. इनको डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जा सकता है, कैटायनिक, एनायनिक, नॉन आयनिक एंड एम्फोटेरिक कंपाउंड्स. ऑफ दीज, इन सब में कैटायनिक सर्फेक्टेंट्स हैव बीन मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स. इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, जो सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फेट ग्रुप होता है उस पे ये एक्ट करते हैं. दे ऑल्सो एंटर द सेल resulting in loss of membrane permeability and denaturation of cellular protein. तो ये लीकेज भी कॉज कर रहे हैं, साथ साथ डीनेचुरेशन भी कर रहे हैं सेलुलर प्रोटीन्स का. इस वजह से ये बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखते हैं. और जो मैंने आपको बात करी थी लो लेवल डिसइंफेक्टेंट क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड की, वो आपके कैटायनिक सर्फेक्टेंट्स कहलाए जाते हैं. So different quaternary ammonium compounds are bactericidal for a wide range of organisms. Gram-positive organisms are more susceptible and they have no action on spores and tubercle bacilli. They are active against viruses with lipid envelopes, जैसे कि रेबीज वायरस, and much less active against non-enveloped viruses such as enterovirus. तो ये जितने भी आपके होते सरफेस एक्टिव एजेंट्स, ये आपके लिपिड एनवेलप को तो डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन जो नॉन एनवेलप वायरसेस होते हैं दे मे रिमेन इनअफेक्टिव. द कॉमन कैटायनिक कंपाउंड्स आर एसिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, जिसको सीटाबिलॉन या सेट्रीमाइड के नाम से भी जाना जाता है, जो कि सैवलॉन का एक प्रोडक्ट होता है, एंड बेंजलकोनियम क्लोराइड. The activity of these compounds is greatest at an alkaline pH. Acid may inactivate them.
तो अल्कलाइन पीएच में बहुत अच्छे से काम करेगी, लेकिन जहां भी एसिडिक पीएच आया इनकी एक्टिविटी कम हो जाएगी. एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी में बी रिड्यूस्ड ऑल्सो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. लेकिन इस कंपाउंड की खासियत क्या होती है क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड की, कि ये दूसरे डिसइंफेक्टेंट्स के साथ इजीली कंबाइन कर सकता है और ये उसकी एक्टिविटी को एनहांस ही करेगा, रिड्यूस नहीं करेगा, साथ साथ में अपनी भी एक्टिविटी को अनअफेक्टेड रखता है. दैट्स व्हाई these quaternary ammonium compounds may be combined with other agents, जैसे कि हमने सेवलॉन की बात करी जिसमें हम सेट्रीमाइड का प्रयोग करते हैं. एनायनिक सरफेस एजेंट हम सब जानते हैं, जो साबुन होता है, नॉर्मल डिटर्जेंट सोप, ठीक है, वो होता है एनायनिक कंपाउंड. वो भी ऐसे ही काम करता है, जो उसकी सेल मेम्ब्रेन होती है बैक्टीरिया की, उसमें जो लिपिड कंटेंट होता है उस पे ऐड करके उसको डिस्ट्रॉय करता है, जिससे कि लीकेज हो जाता है और सेल, जो बैक्टीरियल सेल होता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है. ठीक है. Anionic compound are common soaps, have a strong detergent activity but weak antimicrobicidal activity. These agents are more active at acidic pH. Anionic is more active at and cationic was more active at alkaline pH. So they are effective against gram-positive organism but relatively ineffective against gram-negative. तो amphoteric compounds, जिसको हम TIGO भी बोलते हैं, possesses detergent properties of anionic compounds and antimicrobial activity of cationic compounds. Okay? So they are active against wide range of pH, चाहे acidic हो चाहे basic हो. ये फायदा होता है आपका क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स का. इसके साथ साथ एनायनिक कंपाउंड जो होते हैं वो आपके ऑर्गेनिक मैटर के प्रेजेंस में भी अच्छे से काम कर सकते हैं. आपने नॉर्मल डिटर्जेंट सोप देखा होगा, वो अच्छे से डिसइंफेक्ट करने की क्षमता रखता है. नाउ कम्स डाइज. पुराने जमाने में डाइज का प्रयोग बहुत होता था. एनिलीन डाई, जो ब्लू कलर का हम लगाते थे डाई, क्रिस्टल वायलेट, है ना, चोट पे, वही इट इज अ डाई. सो टू ग्रुप्स ऑफ डाइज आर देयर, एनिलीन डाई एंड एक्रिलीन डाई. दोनों को स्किन और वुंड एंटीसेप्टिक में यूज किया जाता है. दोनों बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं हाई डाइल्यूशंस में, और लो बैक्टीरिसाइडल इनका एक्शन होता है, लेकिन बैक्टीरियोस्टैटिक जरूर होते हैं. बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन ये रोक देते हैं. एनिलीन डाइज की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो हमने जैसा बताया, मैंने आपको क्रिस्टल वायलेट, ब्रिलियंट ग्रीन, मैलेकाइट ग्रीन, ये मोस्ट एक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया देन ग्राम नेगेटिव. ऑल्दो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस पे ये एक्टिविटी नहीं करेंगे. दे आर नॉन टॉक्सिक, नॉन इरिटेंट टू टिश्यूज एंड देयर एक्टिविटी में बी इनहिबिटेड ऑन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर सच एज पस. ठीक है. दे इंटरफेयर विद द सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल, उनको डिस्ट्रॉय करते हैं. ठीक है. तो कई कल्चर मीडिया में भी हम, आपने देखा होगा, क्रिस्टल वॉयलेट का प्रयोग करते हैं. तो उससे क्या होता है कि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है और ग्राम नेगेटिव की ग्रोथ उसमें हो जाती है. उसमें हमें ऑपोजिट एक्शन चाहिए होता है, सिलेक्टिव बनाना होता है मीडिया को. ठीक है. सो दे कैन बी यूज्ड एज सिलेक्टिव एजेंट्स इन कल्चर मीडिया. तो ये हो गया एनिलीन डाई की बात. मैलेकाइट ग्रीन, आपका क्रिस्टल वॉयलेट. एक्रिलीन डाइज जो होते हैं उनमें नाम होता है एक्रीफ्लेविन, यूफ्लेविन, प्रोफ्लेविन, एमिनाक्रीन. They are also more active against gram positive than gram negative but are not as selective as aniline dyes. इनकी भी वही प्रॉपर्टी होती है, they are non-toxic, non-irritant to tissue and their activity is affected very little by presence of organic matter such as pus. तो जहां कहीं भी ऑर्गेनिक मैटर है वहां पे आप एक्रिलीन डाई का प्रयोग करें. जहां ऑर्गेनिक मैटर नहीं है और आपको ग्राम पॉजिटिव की ग्रोथ इनहिबिट करनी है तो आप क्रिस्टल वॉयलेट या मैलेकाइट ग्रीन का प्रयोग कर सकते हैं. दे में इंटरफेयर विद द सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स इन बैक्टीरियल सेल्स. तो न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस नहीं होगा, प्रोटीन बनेगा नहीं, तो बैक्टीरिया रेप्लिकेट और मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा एंड इट विल नॉट सर्वाइव फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम.
ओके, डिक्लाइन फेज में जाती बैक्टीरिया विल गेट किल्ड. Gentian violet and acriflavin are two widely used dyes for skin disinfection, especially for gram-positive bacteria. वेपर फेज डिसइंफेक्टेंट, मैंने एक हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट ETO की बात करी थी, गैस की, इथिलीन ऑक्साइड, ETO. दिस इज अ वेपर फेज डिसइंफेक्टेंट. अगर हम बात करें इसकी फिजिकली तो ये कलरलेस लिक्विड होता है जिसका बॉइलिंग टेम्परेचर 10.7 डिग्री होता है, बहुत लो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है. इट इज हाईली पेनिट्रेटिव गैस और इसकी स्मेल जो होती है बहुत स्वीट होती है. लेकिन डिसएडवांटेज क्या होता है, ये हाईली इन्फ्लेमेबल, बहुत ज्यादा ज्वलनशील होता है. ठीक है, और जहां कहीं भी ये हवा में 3% से ज्यादा फैल गया तो ये एक्सप्लोड भी कर सकता है. ठीक है, ब्लास्ट हो सकता है. तो फ्यूमिगेशन में क्योंकि ये गैस है 3% से ज्यादा हो गया तो ब्लास्ट कर देगा, तो फ्यूमिगेशन प्रोसेस में हम इसको नहीं इस्तेमाल कर सकते बिकॉज ऑफ इट्स एक्सप्लोसिव प्रॉपर्टी. बट by mixing it with inert gases such as carbon dioxide या नाइट्रोजन to a concentration of 10%, इसकी हम एक्सप्लोसिव टेंडेंसी को एलिमिनेट कर सकते हैं. तो हमेशा एथिलीन ऑक्साइड जो होता है वो कंबाइन करते हैं हम कोई भी इनर्ट गैस या तो विद कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन, जिससे कि ये एक्सप्लोजन ना करे. और इसकी पेनिट्रेटिव पावर बहुत ज्यादा होती है, जितने भी पोरस मटेरियल होते हैं उसमें आराम से ये इन्वेड कर सकता है. ठीक है, इट कैन ऑल्सो रीडली पेनिट्रेट प्लास्टिक्स. इट इज हाईली लीथल टू ऑल काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स, चाहे वो आपका ट्यूबरकुल बैक्टीरिया हो, चाहे वो वायरसेस हो, चाहे वो वेजिटेटिव बैक्टीरिया हो, चाहे स्पोर हो. ठीक है, और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है कि ये एल्काइलेटिंग अमाइनो कार्बोक्सिल ग्रुप जो होता है या हाइड्रोक्सिल या सल्फाइडल ग्रुप होता है प्रोटीन मॉलिक्यूल्स में, उन पे ऐड करके उनको डिस्ट्रॉय करता है, उनके बॉन्ड को, और इसके साथ साथ डीएनए और आरएनए को भी डिस्ट्रॉय करता है. ओके, तो अगर आपको वेपर फेज डिसइंफेक्टेंट पूछा जाए तो बेस्ट एग्जांपल इज ETO, बट इट इज ऑलवेज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अ inert gas such as carbon dioxide, जिससे कि इसकी एक्सप्लोसिव एक्टिविटी समाप्त हो सके. और इसकी पेनिट्रेटिव पावर बहुत ज्यादा होती है, ये पोरस मटेरियल और प्लास्टिक को अच्छे से स्टेरिलाइज कर सकता है. तो जितने भी आपके ETO में प्लास्टिक के कैथेटर्स होते हैं, लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनमें आपका फाइबर ऑप्टिक लेंस होता है, उसको हम ETO से स्टेरिलाइज कर सकते हैं. तो अगर हम यूजेस की बात करें तो स्टेरिलाइजेशन ऑफ आर्टिकल्स विच कैन बी डैमेज्ड बाय हीट सच एज हार्ट लंग मशीन, जो वेंटिलेटर होते हैं, रेस्पिरेटर्स, सूचर्स, डेंटल इक्विपमेंट, बुक्स एंड क्लोथिंग, ये सबको स्टेरिलाइज कर सकता है. इसके साथ साथ ग्लास, मेटल, पेपर, सरफेसेस, क्लोथिंग, प्लास्टिक, मिट्टी, इवन सम फूड एंड टोबैको को भी ये स्टेरिलाइज कर सकता है. नुकसान क्या है आप सबको मालूम है कि ये इरिटेंट होता है. पर्सनल वर्किंग में स्ट्रिक्ट प्रिकॉशन, मास्क और सेफ्टी वॉल्व लगा होना चाहिए मशीन में जिसमें ये काम कर रहा है. यूजिंग अ डिसइंफेक्टेंट प्रेजेंट्स अ पोटेंशियल टॉक्सिसिटी, ये कैंसर भी कॉज कर सकता है, म्यूटेशन भी कर सकता है. इसलिए हेल्थ केयर वर्कर को अच्छे से अपने आप को प्रॉपर्ली कवर करना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए. ठीक है, और जब ETO मशीन कंप्लीट हो गया स्टेरिलाइजेशन तो उसका ड्रेन या एग्जॉस्ट खोल देना चाहिए जिससे सारी गैस बाहर हो जाए. फिर आराम से 1 घंटे बाद उसको खोलना चाहिए व्हेन ऑल गैस हैज बीन रिमूव्ड. और क्योंकि मैंने आपसे बात करी कि ये लैप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स में यूज होता है, फाइबर ऑप्टिक चीजों में यूज होता है, तो स्टेरिलाइजेशन में कंट्रोल रखना बहुत जरूरी होता है. तो ETO मशीन में हम जो बैक्टीरिया रखते हैं वो रखते हैं बैसिलस ग्लोबीगाई, बैसिलस ग्लोबीगाई.
ठीक है, रेड पिगमेंट वेरिएंट होता है बैसिलस सबटिलिस का। तो ये ईटीओ स्टेरलाइजर की एफिशिएंसी टेस्ट करने के लिए हम यूज करते हैं। जहां कहीं भी इसके इंडिकेटर वाली स्ट्रिप्स आती हैं, अगर स्टेरलाइजेशन इनइफेक्टिव हुआ है तो ये क्या होगा, रेड कलर का पिगमेंट प्रोड्यूस कर देगा बैक्टीरिया, इट विल सर्वाइव स्टेरलाइजेशन, तो वो रेड हो जाएगा। अगर वो रेड नहीं होता है, इट रिमेन्स कलरलेस और पेल येलो, देन दैट मीन्स कि स्टेरलाइजेशन वाज इफेक्टिव। Bacillus globigii, which is a variant of Bacillus subtilis। वेपर गैस जो हमने बात करी थी ईटीओ की, दूसरा फॉर्मेल्डिहाइड में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि जितनी भी एनेस्थेटिक मशीन, बेबी इंक्यूबेटर्स, वो सब में हम इस्तेमाल करते थे इसका, ऑपरेशन थिएटर्स की फ्यूमिगेशन में इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब ये ऑब्सोलीट हो गया क्योंकि इट कॉजेज म्यूटाजेनेसिस, कार्सिनोजेनिक होता है। एक और डिसइंफेक्टेंट है बीपीएल, ठीक है। ये कंडेंसेशन में, इट इज अ कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ कीटेन एंड फॉर्मेल्डिहाइड with a boiling point of 163 degrees सेंटीग्रेड, और ये ईटीओ से भी इफेक्टिव होता है ना, इन किलिंग द बैक्टीरिया, लेकिन पेनिट्रेशन पावर इसकी पोरस मटेरियल में इतनी नहीं होती। बाहर की आर्टिकल अगर कोई है तो बाहर से स्टेरलाइज कर देगा, अंदर की पावर इतनी नहीं होगी। लेकिन इसका इस्तेमाल इसलिए हम नहीं करते क्योंकि इट इज हाईली कार्सिनोजेनिक, कैंसर कॉज कर सकता है। Concentration lower than 0.2% is used for sterilization of biological products. It is capable of killing all microorganisms and it is very active against the viruses. In liquid form, it can be also used to sterilize vaccines and other serum. Okay? तो ये हमारी केमिकल डिसइंफेक्टेंट्स की लिस्ट खत्म हो गई है। अगर हम बात करें कॉन्सेंट्रेशन की, जितने भी हमने